राम राम सभी को। और एक बार फिर अगला हमारा रहेगा, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी सारे के सारे वो क्वेश्चन रहने वाले हैं जो एचएसएससी में कहीं ना कहीं आए हैं। और ये जो सेशन रहेगा तो पहले बता देता हूँ, साइंस का है जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं केमिस्ट्री के करवाऊंगा, उसके बाद मैं बायोलॉजी के करवा दूंगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे और आप देखना नहीं भूलना। अगर आप और ही खतरनाक तरीके से करना चाहते हैं तो एक हमारी 12-13 घंटे की वीडियो आने वाली है, वो देख लें। और साइंस के ऐसे ही चलते रहेंगे, क्वेश्चन अच्छे अच्छे टॉपिक करवाए जाते हैं। और ये हमारा चैनल है जिस पे आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डिसलाइक जो भी आपका मन करे कर लेना, जैसी आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मतलब कुछ लगने लगेगा, ठीक है। आप अगर पहली बार भी जुड़े हो तो भी आपको कुछ आने लगा है, ठीक है। और किस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा। किस प्रकार से नौकरी लगने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है या एमसीक्यू ज़रूरी होते हैं। थ्योरी भी ज़रूरी है, एमसीक्यू भी ज़रूरी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से राम का नाम लेके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना है बिना तापमान, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने की आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। या अगर एक स्टेट से अगर कोई दूसरी स्टेट में कोई मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है उसको चेंज किया जाए ना, तो तापमान बिल्कुल भी, टेम्परेचर है ना उसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उस ऊष्मा को स्पेसिफिक हीट कहते हैं, नहीं कहते जी। संवहन कहते हैं, नहीं कहते जी। विकिरण कहते हैं, नहीं। रेडिएशन नहीं कहते जी। गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट कहते हैं। यानी अगर हम मान लो बर्फ़ है 0 डिग्री टेम्परेचर पर है और वो जल बन गई 0 डिग्री टेम्परेचर पर, क्या बन गई, वो जल बन गई 0 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यानी वो अब जल तो बन गई लेकिन उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ ना, 0 डिग्री पे है, लेकिन अवस्था चेंज होगी, बर्फ़ से जल बन गई। तो इसके बीच में जो हीट लगेगी ना वो क्या लगेगी, वो लगेगी आपकी लेटेंट हीट, जो कितनी होती है, जो होती है 80 कैलोरी, ठीक है। जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लोहा दंड, यानी ये कह रहा है जब लोहा और काठ जो होता है ना, लकड़ी जो होता है वुड, और आयरन की एक छड़ मान लो, उसको जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो क्या हीट ऑब्जर्व करेगा, यानी सूर्य के प्रकाश के अंदर जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करेगा, ठीक है। तो इसका अगला भाग है, आगे क्वेश्चन है, दंड शीघ्रता से गर्म हो जाती है, यानी दंड का मतलब है छड़ है, रोड जिसे आप बोलते हो, ठीक है ना। तो वो पहले कौन सी गर्म होगी, तो लकड़ी की पहले गर्म होगी या लोहे की। तो आपको सबको पता है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे दोगे। लोहे की उच्च ऊष्मा चालकता, निम्न ऊष्मा चालकता, लोहे की अधिक घनत्व, तो लोहे की तो है, तो लोहे की क्या होगा, अधिक ऊष्मा चालकता, ठीक है ना, क्योंकि ये मतलब हीट का गुड कनेक्टर है, कौन, लोहा। पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए कहलाती है। यानी जो हमारे इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, कोई भी पदार्थ होगा वो किससे बना होगा, परमाणु से अणु बनते हैं, और अणु से क्या बनता है, अणुओं से मिलकर कोई पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसके अंदर अणु अगर हलचल न करे एक दूसरी जगह और हीट को ट्रांसफ़र कर दे, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दे, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चालन कहा जाता है, संवहन कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है, या क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर इसके अंदर ये रहना चाहिए, यानी तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन, संवहन को हम बोलते हैं कन्वेंशन, और विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन। ये 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके क्या होते हैं, हीट ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके होते हैं, यानी एनर्जी एक जगह से तो ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को एक मतलब बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। ऊर्जा को बदला जा सकता है लेकिन उसे नष्ट और पैदा नहीं किया जा सकता, ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है। तो ऊर्जा जो होती है एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पदार्थ अगर हीट, यानी आप किसी भी तीनों तरीके जो होते हैं ना वो किस प्रकार से, देखो, एक तो होता है
सॉलिड के अंदर अगर हमें हीट ट्रांसफ़र करनी है ना, हीट ट्रांसफ़र करनी है तो वो किस माध्यम से होगी, चालन के, सॉलिड यानी ठोस में। और आपसे पूछा है विकिरण के माध्यम से, यानी एक बिना माध्यम को गर्म किए गए सीधी हीट ट्रांसफ़र करनी है ना, तो वो विकिरण के द्वारा होगी। सेवन के द्वारा जल हो गया या वायु हवा के अंदर, ठीक है ना, ये गैस और लिक्विड के अंदर ऊष्मा स्थानांतरण का क्या है, एक विधि है। यानी अगर हमें देख लो ध्यान से, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं। सेवन, ये तो सॉलिड सॉरी लिक्विड या गैस यानी तरल या गैस में करने की विधि है। चालन के अंदर क्या होगा, ये ठोस की विधि है, ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण की, और विकिरण बिना माध्यम के, ठीक है ना, बिना माध्यम। यानी आपसे पूछ ले सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुँचती है, तो विकिरण। फोटोग्राफी करने के लिए जो स्टूडियोज और यूज़ करते हैं वो किस का यूज़ करते हैं, तो विकिरण का यूज़ करते हैं। चालन ठोस में हो गया, लोहे की छड़ एक जगह से दूसरी जगह गर्म होती है ना, आप चूल्हे में लोहे की छड़ देते हो वो लास्ट तक गर्म हो जाती है, वो चालन विधि से होती है। और सैवैन विधि से जल गर्म होता है, ठीक है ना। यानी इसमें तो गति नहीं करता और इसमें गति करते हैं अणु, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए दिखाई देंगे आपको। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता है, ये देखो, रेडिएशन, रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है ना। विसरण गैसों में होता है हमेशा, ठीक है ना, डिफ्यूजन। कैरियोजेनिक, कैरियोजेनिक का मतलब क्या है, बहुत निम्न ताप का अध्ययन है, ठीक है, बहुत अधिक ताप का अध्ययन है, जीवाश्म का अध्ययन है, जीवाणुओं का अध्ययन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही निम्न ताप का। कैरियोजेनिक इंजन जो होते हैं वो रॉकेट वगैरह में लगाए जाते हैं। रॉकेट में कौन से इंजन प्रयोग होते हैं, कैरियोजेनिक। ये सब मतलब वो कैरियोजेनिक्स, ठीक है, यानी बहुत ही कम अति निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, कैरियोजेनिक है, ठीक है। कैरियोजेनिक रॉकेट में कौन सा इंजन प्रयोग होता है, कैरियोजेनिक प्रयोग होता है। ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, ऊष्मा के परिवर्तन, वोल्टमीटर, वोल्टा कैलोरीमीटर। थर्मामीटर तो टेम्परेचर को मापने के, ऊष्मा को मापने का नहीं है, टेम्परेचर और हीट में फर्क होता है, ठीक है ना। वोल्टमीटर वोल्टेज को मापने के लिए, वोल्टामीटर, ठीक है, और ये सेल के अंदर प्रयोग होता है। कैलोरीमीटर है जो वो क्या करता है, हीट को मापने का है, हीट में परिवर्तन देकर ये आपको घुमाना चाहता है। हीट को मापने का कौन सा है, कैलोरीमीटर, ठीक है ना। तो कैलोरीमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, हीट को मापते हैं। हीट में परिवर्तन जब देख पाओगे ना, यानी अब मान लो इसके अंदर इतनी हीट है, कैलोरी हीट है, थोड़ी देर बाद इतनी हीट है, तुम परिवर्तन को दोनों हीट को मापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा आधा ऊष्मा को मात्रा मापने के लिए किस मीटर का यूज होता है, कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी है, ठीक है ना। ऊष्मा का क्या मात्रक है, कैलोरी है याद रख लेना। ऊष्मा मापने के लिए किसका यूज होता है, कैलोरी का यूज होता है। और एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, ठीक है ना। एक कैलोरी में कितने पॉइंट जूल होते हैं, 4.2। अगर एक कैलोरी के अंदर 4.2, एक जूल के अंदर कैलोरी पूछ ले तो 0.24 भाग करके देख लेना, 0.24 कैलोरी होती है, ठीक है ना। और एक किलो कैलोरी के अंदर, एक किलो कैलोरी के अंदर 4186 जूल होते हैं, ठीक है। और हीट का जो फार्मूला है ना वो है Q = ठीक है, ये क्या हीट का कांस्टेंट है जिसकी 4.2 रखी जाती है, और ये जितनी हीट दी होगी तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे W लिखो, वर्क हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। कार्य अगर पूछा जाए, यानी 4.2 जूल कार्य करने के लिए हमें कितनी हीट खपत करनी पड़ेगी, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो 4.2 गुणा 10 हो जाएगा ना, या 1 कैलोरी। 1 कैलोरी जब हम हीट खर्च करेंगे, खपत करेंगे, तो 4.2 जूल कार्य होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे हीट का फार्मूला क्या है, तो हीट जो होती है ना वो क्या होती है, mc डेल्टा टी, ये हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला हो गया, ठीक है, लिख लेना, काम आएगा। और हीट का फार्मूला एक ये भी होता है, वर्क बाय जूल। तो विकिरण उपमापी एक साधन है जो माप सकता है,
ठीक है, रेडिएशन थर्मोमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, रेडिएशन थर्मामीटर। यानी ये क्या करता है, बहुत हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए रेडिएशन थर्मामीटर का यूज होता है, ठीक है। अति उच्च तापमान को मापने के लिए एक धातु की प्लेट में एक छेद किया जाता है और बाद में प्लेट को तपाया जाता है तो छेद का आकार बढ़ेगा, घटेगा, वैसा ही रहेगा। क्या होगा इसके अंदर, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये होने वाला ये है, जब किसी भी धातु की प्लेट में मतलब छेद किया जाता है और उस प्लेट को अगर तपाया जाता है ना, मतलब उसको हीट दी जाती है, तो हीट देने के बाद क्या होगा, उसका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने का कारण ये नहीं है, आकार बढ़ने का कारण, उस छेद का आकार बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हीट जाएगी तो वो सिकुड़न होगा उस धातु के अंदर, धातु का आयतन घटेगा, धातु का आयतन घटेगा तो बीच का छिद्र बढ़ेगा, ठीक है ना। किसी साफ आकाश वाली रात्रि को तापमान नमी अधिक हो सकती है, किंतु किसी मेघाच्छादित रात्रि को तापमान में नमी प्राय काफ़ी कम होती है। कारण क्या है, यानी साफ रात्रि वाली नमी अधिक हो सकती है, तापमान में नमी अधिक हो सकती है। साफ आकाश पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा का सरलता से पलायन देता है, ठीक है। मेघाच्छादित रातों में बादल गर्म होते हैं और इसलिए शीतलन बंद होता है। साफ आकाश बाहरी आकाश के ठंड को साफ रातों में पृथ्वी का पवन धाराएं को दूर ले जाती है। ये हो जाएगा इसका, साफ आकाश पृथ्वी, ठीक है। जो हमारा क्लियर स्पेस है ना, वो क्या करता है, सीधा पलायन का मतलब होता है वापस चले जाना, एस्केप, ठीक है ना। यानी जैसे ही किरण आएगी तो आकाश साफ होगा तो वो क्या होगा, विकिरण टकराएगी, उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन हो जाएगा, और परावर्तन होने के बाद वापस किरण विकिरण वापस किधर चली जाएगी, आसमान में चली जाएगी, ठीक है। अगर बादल होंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बादल क्या करेंगे, बादल से विकिरण टकराएगा और वो विकिरण क्या होगी, बादल और पृथ्वी के बीच में जो जगह है उसमें घूमती रहेगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसके कारण क्या हो जाएगी, ठीक है। तो साफ वाली नमी जो अधिक होगी और बाकी दिनों में कम होगी। भट्टी के सामने खड़े हुए आदमी को ज़्यादातर ऊष्मा किस प्रक्रिया से मिलती है, चालन से, विकिरण से, संवहन से और परिस्थिति से। भट्टी के सामने खड़ा है ना, उसको देखो चालन से तो तब मिलेगी जब मतलब हीट के टच में आ जाएगा बंदा, ठीक है। संवहन से किस प्रकार से मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो होगा, वहाँ पर जो वायु के अणु होंगे ना, वायु के अणु वो गर्म होंगे, गर्म होकर वो दूर भागेंगे, ठीक है, और वो आप तक पहुँचेंगे, ठीक है। या उसके अंदर जो जल वाटर वेपर है जो वायु के अंदर, वो गर्म होकर वो आप तक पहुँचेगी। यानी गति के कारण जो होगा, उनके अणुओं की गति के कारण आपको हीट लगेगी, ठीक है। तो वो किसके आ जाएगा, कन्वेंशन के कारण, ठीक है ना, याद रखना। सूर्य की किस माध्यम से पहुँचती है, तो विकिरण से पहुँचती है। एक राड दूसरी गर्म होती है, वो चालन के माध्यम से गर्म होती है, ठीक है ना। पानी गर्म होता है या गैस जो गर्म होती है वो संवहन की गर्म होती है। थर्मामीटर के ताप मापने किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, पारे का किया जाता है। पारे को यहाँ पे मरकरी लिखा मिल सकता है, मरकरी, पारा, और पारा, मरकरी, और भी सिंबल इसका होता है Hg, ठीक है। पारद भी लिखा मिलता है कहीं पे, पारद याद रख लेना, पारद, ठीक है। लिथियम का बैटरी में प्रयोग होता है, लिथियम ऑक्साइड की बैटरी बनाई जाती है। कॉपर क्या है, तांबा है, ठीक है। तांबे का प्रयोग कितनी जगह होता है पता ही नहीं होगा आपको। सोना क्या है, सोने का रासायनिक नाम बताइए आप। निम्न में से किसका प्रयोग तापमान मापने की इकाई के लिए किया जाता है। तापमान मापने की इकाई केल्विन और सेल्सियस का, केल्विन और फ़ारेनहाइट का, केल्विन और
नहीं किया जाता तब तो ये क्वेश्चन का आंसर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे केल्विन और सेल्सियस का भी किया जाता है, केल्विन फारेनहाइट का भी किया जाता है, केल्विन फारेनहाइट सेल्सियस का भी किया जाता है, ये आपको पता ही भी है। केल्विन, सेल्सियस, रोमर, ठीक है, और फारेनहाइट ये पैमाने हैं इसको मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के। यदि हम धातु के एक सरिये के सिरे को गर्म करते हैं और उसमें हस्तांतरण की यह कौन सी क्रिया होगी? तो एक धातु, ये रोड है, मान लो यहाँ पे आपने आग जला दी तो यहाँ तक ये गर्म हो जाएगा। इसका होने का कारण क्या होगा? हीट इसमें ट्रांसफ़र होगी, और ट्रांसफ़र होने की विधि को क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन, चालन बोलते हैं। ठोस में अगर कोई ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि से होता है तो याद रख लेना, चालन की, ठीक है ना। और जल में संवहन से, और सूर्य से हमारी धरती पर आती है वो विकिरण से। इनमें से कौन सी तापमान की इकाई नहीं है? पास्कल दाब की इकाई है, याद रख लेना। बाकी तीनों की तीनों तापमान की इकाई है। कैलोरी मात्रक है, किसका मात्रक है? ऊष्मा का मात्रक है, प्रकाश का, दाब का, ध्वनि का। न ध्वनि का मात्रक नहीं है, प्रकाश का मात्रक नहीं है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। तो ऊष्मा का, हीट का, ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक भी कैलोरी है। शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की किसकी इकाई में मापा जाता है? ठीक है, व्यक्त कीजिए। तो शरीर के अंदर क्या मापा जाता है? अगर एक तो मापा जाता है एटीपी में, ठीक है। एटीपी की जब हम कंपेयर करते हैं तो 7.2 एटीपी, एक एटीपी इतने किलो कैलोरी के बराबर होती है। तो हमारे शरीर में इकाई जो होती है ना ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? किलो कैलोरी में। जूल कार्य की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? कार्य की इकाई। सेल्सियस फारेनहाइट तापमान मापने की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले पड़ने और कैंसर आदि का प्रमुख कारण है? यूवी रेज, यूवी बी किरण, यूवी सी किरण, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा यूवी बी किरण। अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी त्वचा में कैंसर पैदा भी कर सकती है, काला भी कर सकती है त्वचा को, ठीक है। हमारे जीन के अंदर म्यूटेशन कर सकती है अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें फायदेमंद होती है, हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण भी करती है। कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, दोबारा आगे गया, निम्नलिखित में कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव कौन सी है इसमें से? गामा किरण, एक्स किरण, ध्वनि किरण, रेडियो, ठीक है। यानी गामा भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, और रेडियो तरंग। ये कौन सी तरंग है? ये 7 प्रकार की तरंग होती है, ठीक है ना। वो होती है अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी देते हैं इसको, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं अयांत्रिक तरंगों को। यानी जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना, मीडियम चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलने के, तो उसे क्या बोलते हैं? हम यांत्रिक तरंग बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। यानी मीडियम के माध्यम से चले वो एक जगह से दूसरे, ठीक है। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की यांत्रिक तरंगें भी 2 प्रकार की होती है, जिनमें से अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि तरंग, ठीक है। तो ध्वनि तरंग कौन सी है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। जल में भी चल सकती है, ये निर्वात में चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। आपसे पूछा जाता है ना, चांद पर हम बोलता हुआ दूसरे को क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और माध्यम वहाँ पर है नहीं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना। आप निर्वात में बोलोगे तो ध्वनि की स्पीड कितनी होगी? तो 0 होगी ध्वनि, क्योंकि वहाँ ध्वनि गति नहीं कर सकती बिना माध्यम के। तो वो तरंगे जो यांत्रिक तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए गति चाहिए। समुद्र में जो जाल उठती है, मान लो, ठीक है, समुद्र की वेव है, वो क्या है? ध्वनि तरंगे हैं, सॉरी, यांत्रिक तरंगे हैं। तो यांत्रिक तरंगे वो होती है। गामा, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, ये क्या होती है? इनको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार प्रकाश है, प्रकाश के अंदर ये पाई जाती हैं गामा, एक्स वगैरह। तो प्रकाश को चलने के लिए निर्वात में भी तो प्रकाश चलता है ना, ठीक है। तो प्रकाश निर्वात में भी चलता है, इसलिए क्या है, इसे कोई भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई। वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है,
ऐसा उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत तरंग को, ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। यानी जो साउंड जो होती है हमारी, उसको इलेक्ट्रिकल वेव में बदलता है। स्पीकर, माइक्रोफोन, एकीकृत परिपथ, स्टेरियोस्कोप। स्टेरियोस्कोप तो मुझे नहीं पता, दिमाग में नहीं आ रहा। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में, आप बोलते हो ना वो अब मैं बोल रहा हूँ मान लो माइक में, तो ये विद्युत तरंग के माध्यम से ये स्टोर हो रही है इसके अंदर, ठीक है। और आप फिर सुन रहे हो ना, तब आपका स्पीकर काम कर रहा है, मेरी बात अब सुन रहे हो, तो वो स्पीकर क्या कर रहा है, मैंने इसको ध्वनि दी, ध्वनि से इलेक्ट्रिकल वेव में बदली। और इलेक्ट्रिकल वेव से क्या हुआ, आप तक पहुंची वो इलेक्ट्रिकल वेव, तो वो का वहाँ काम बदल गया आपका। स्पीकर किस में बदल देगा उसको? ध्वनि तरंग में। यानी विद्युत तरंग को ध्वनि तरंग में बदलने का काम स्पीकर करता है, और ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलने का काम माइक्रोफोन करता है, ठीक है ना। और जैसे आपको जनरेटर पूछे तो वो क्या करता है, जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को उसमें विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब जो होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। हीटर जो होता है वो किसमें, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हीटर उष्मा ऊर्जा में बदलता है विद्युत को। पंखा जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा को। ट्यूबलाइट है वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। और अनेक बातें, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या है, मेरे शरीर के अंदर कौन सी एनर्जी है, या कौन सी एनर्जी है, सेलुलर एनर्जी है, ठीक है ना। कोशिकीय ऊर्जा को मैं किस में बदल रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा हूँ, मैं काम करता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन है जो आते हैं। डायनमो क्या करता है, डायनमो जनरेटर का एक छोटा रूप होता है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अल्टरनेटर हो गया आपका। बैटरी जो होती है रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये चीज़ें याद कर लेना। 20,000 हैर्ट्ज, हैर्ट्ज पहले तो बात याद करो, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, यानी आवृत्ति की इकाई को हैर्ट्ज बोला जाता है, ठीक है। और 20,000 से अधिक आवृत्ति अगर हो जाए, यानी हैर्ट्ज की, सबसे पहले एक क्वेश्चन याद करो। और तरंगें जो होती है उनकी आवृत्ति किस में मापी जाती है, हैर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। तरंगों को क्या कहते हैं, अगर 20,000 से प्लस अगर आवृत्ति है किसी की, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्वे तरंगे, अपसर्वे तरंगे, प्रासर्वे तरंगे, अपसर्वे तरंगे। उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रासर्वे, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। चमगादड़ हो गया, ठीक है, चमगादड़ सुन सकता है। चमगादड़ एक ऐसा प्राणी भी है जो प्रासर्वे ध्वनि को उत्पन्न भी कर सकता है। हाथी सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है, ठीक है। बैट जो चमगादड़ है वो तो उत्पन्न कर सकता है। चमगादड़ पूछ लिया आपको किस तरंगों के माध्यम से शिकार करता है या रास्ता तय करता है, तो प्रासर्वे तरंगों के माध्यम से, प्रासर्वे ध्वनि के माध्यम से वो क्या करता है, अपने रास्ता तय करता है। क्लियर है। और शिकार भी वो किस प्रकार करता है, प्रासर्वे ध्वनि से, ठीक है। मनुष्य प्रासर्वे ध्वनि को सुन सकता है, नहीं सुन सकता, क्योंकि मनुष्य 20 हैर्ट्ज से लेकर 20,000 हैर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को सुन सकता है, जिसे सर्वे सोनिक वेव बोला जाता है, ठीक है ना। फेदोमीटर, फेदोमीटर क्या मापने की, समुद्र में गहराई मापने के लिए, ठीक है ना। डेप्थ मापने के लिए यूज होता है वो सी के अंदर, तो समुद्री के मापने के लिए यूज होता है। भूकंप और वर्षा ध्वनि की तीव्रता, इनका आगे क्वेश्चन आएगा, बताने वाला हूँ। ध्वनि तीव्रतम गति किस में करती है, ध्वनि तीव्रतम निर्वात में ध्वनि की गति होती है 0 किलोमीटर पर सेकंड या पर घंटा, जो भी है 0 किलोमीटर, यानी होती नहीं। जल में, वायु में, स्टील में, यानी ध्वनि तरंग है ना, वो जितना ही जिसका घनत्व ज़्यादा होगा ना, वो मान लो थोड़ा सा याद करने के लिए, घनत्व ज़्यादा होगा ना तो ध्वनि तरंग भी तेज चलेगी, ठीक है। यानी जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा तो ध्वनि की तरंग बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा घनत्व इसमें किसका है, स्टील का है। स्टील से अगर वो पूछे इसे बढ़ते घटते क्रम में लिखिए तो भी आप लिख सकते थे। सबसे कम वायु में होती है, उसके बाद जल में होती है, उसके बाद स्टील में होती है, और उससे कम, वायु से कम किस में होती है, निर्वात में। निर्वात में 0, वायु में कुछ होती है, जल में कुछ और थोड़ी ज़्यादा होती है, और स्टील में उससे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होती है हीरे में, डायमंड के अंदर, ठीक है। तो
साउंड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा किसमें है? विज्ञान की वह शाखा का नाम बताओ जो ध्वनि तथा ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है, ठीक है ना। एकास्टिक्स, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह का करने के लिए होता है ये। तो स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं? पिच, तारतव, स्वर, पिच बोलते हैं, ठीक है ना। जिसकी पिच ज़्यादा होगी ना उसकी आवाज़ मोटी होगी, यानी उसमें प्रबलता होगी, ठीक है ना। तो उसकी आवाज़ क्या होगी? प्रबलता होगी। जिसकी पिच कम होगी उसमें क्या होगी? प्रबलता होगी। और जिसकी पिच ज़्यादा होगी यानी उसकी आवाज़ क्या होगी? तीखी होगी। तो पिच ज़्यादा, स्वर जो है पिच वो ज़्यादा किसकी होती है? तो महिलाओं की होती है, ठीक है ना। और कम किसकी होती है? पुरुषों की। पुरुषों की आवाज़ होती है पिच कम होने के कारण मोटी होती है, ठीक है, याद रख लेना। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो इनमें से कौन से में होगी? मैंने पहले भी बताया था, जो चीज़ ज़्यादा कठोर नज़र आती है उसमें होगी। सबसे ज़्यादा हीरे में होती है तो लगा लो। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगी? निर्वात में 0 होगी, पानी में कुछ होगी, वायु में या लोहे में, ठीक है ना। तो लोहे में क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो आपको बता भी दिया गया है, ठीक है ना। शिफ्ट अटेंडेंट में आया, इससे के अंदर आया था ये। विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। तो वो क्या, किसको? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। एक विद्युत घंटी किसी बेलगार में रखी जाती है जिसे निर्वात के पंप से जोड़ा गया है। जब बेलगार पूर्ण रूप से निर्वाचित हो जाता है तो पढ़ लेना इसको यार, बहुत लंबा क्वेश्चन। सोनोग्राफी का दूसरा नाम है अल्ट्रासाउंड। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है अल्ट्रासाउंड। सीटी स्कैन अलग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मानककरण के द्वारा सुनी जा सकती है? तो मैंने पहले भी बताया था, न तो 20 से कम वाली सुन सकता जिसे अपसर्वे तरंगे बोलते हैं। 20 और 20 हर्ट्ज 20,000 के बीच सुन सकता है जिसे सर्वे तरंगे बोलते हैं। और इससे अधिक को प्रासर्वे तरंगे बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। तो मानो बी ऑप्शन हो जाएगा 20 से 20। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिल सकता है आपको, 20 के भी मिल सकता है यहाँ पे, मतलब 3 जीरो काट के यहाँ पर के लिख दे। तो 20 से 20 के हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि के तीव्रता की इकाई है, ठीक है ना। पोल्यूशन किस में मापा जाता है? डेसिबल के अंदर मापा जाता है, ठीक है। साउंड पोल्यूशन जो है किस में मापा जाता है? इसके अंदर मापा जाता है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य होती है, जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी, ठीक है ना, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, वेवलेंथ ये, ठीक है ना। क्योंकि जितनी स्पीड से चलेगी तो उतना कम हीट करेगी, ऐसे प्रकार से। यानी ज़्यादा आवृत्ति है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी, ठीक है। क्योंकि चाल जो होती है ना वो किस पे निर्भर करती है? कोई भी तरंग की चाल जो होती है ना, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो होती है लैम्डा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम होते हैं। तरंग दैर्घ्य किस में मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम। और इसका सिन जो होता है वो क्या होता है? लैम्डा, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी इस पे लिखा नहीं जाता, गुणा लैम्डा होता है। ये मतलब किसी भी वेव की चाल होती है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो तरंग दैर्घ्य घटेगी, ठीक है। अगर तरंग दैर्घ्य घट रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। श्रोडिंगर, ठीक है ना। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में तरंग प्रकार्य v प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की प्राथमिकता इलेक्ट्रॉन की प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है।
एक मिनट भाई। तरंग समीकरण में तरंग प्रकार्य v प्रतिशत क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है। तरंग की आवृत्ति करता है, तरंग का आयाम करता है, तरंग का वेग। तो v जो होता है ना, v का मतलब होता है वेलोसिटी, यानी ये क्या करेगा, तरंग का वेग प्रदान करेगा, ठीक है। और ऐसे लिखा भी जाता है, देखो v इजकल टू, ठीक है, लैम्डा, या फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती, आवर्ती को छोटा वी से भी, कैपिटल वी से भी, सॉरी स्मॉल वी से भी दर्शाया जाता है, और लैम्डा। तो वी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी यानी तरंग का वेग है। क्लियर है। शोर और संगीत में किसका अंतर है, गुणवत्ता का, स्वर का, सुर का, स्वरमान का। तो यहाँ पे किसका अंतर है, पिच का होता है, पिच का। किसका अंतर होता है, पिच का। यानी एक तो संगीत है, मेलोडी है, और एक क्या है, साउंड, यानी वो क्या है, शोर है, शोर, शोर। यानी एक तंग करने वाला और एक है मीठा मधुर है, तो उसमें पिच का अंतर होता है, ठीक है। किस तरंग की आवृत्ति अत्यधिक होगी, पराबैंगनी की, अवरक्त की, गामा किरणों की, एक्स किरणों की, गामा किरणों की, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या है, गामा किरणें। आवृत्ति जो होती है ना, देखो पराबैंगनी जो किरणें होती है ना, पराबैंगनी किरणें, उनकी आवृत्ति होती है 10⁻18 हर्ट्ज, ठीक है। अवरक्त जो किरणें होती है उनकी होती है 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है। और अरे गलत हो गया, पराबैंगनी की होती है 10⁻16, ठीक है। और अवरक्त की होती है 10⁻12 पावर हर्ट्ज, ठीक है। और गामा किरणों की होती है 10⁻20 हर्ट्ज, और एक्स किरणों की होती है 10⁻18 हर्ट्ज, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है वो किसकी है, इसकी है, गामा किरणें की, ठीक है। और सबसे इनमें से कम पूछ लेगा तो हमारा आंसर क्या रहता था, अवरक्त किरणें, ठीक है, इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं उनकी। क्लियर हुई बात। रडार बंदूक सिद्धांत पर कार्य करती है। रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। रडार जो डॉपलर के प्रभाव के, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पे, फोटो वोल्टेक प्रभाव पे, ठीक है। तो ये किस पे प्रभाव करती है, डॉपलर के प्रभाव पे। यानी ये जो है ना, डॉपलर प्रभाव जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों के संबंधित प्रभाव होता है, ठीक है। और यह प्रभाव स्रोत और श्रोता जो होता है ना, यानी लिसनर और जो हमारा स्पीकर जो है ना, उसे गति को ध्यान पे रखकर कार्य करता है। यानी हमें कोई ध्वनि टकरा के वापस आएगी, उस प्रभाव पे रडार काम करेगा, भी कितनी देर में आएगी, कब बोला कब सुना, उस पे। क्योंकि इनके अंदर दोनों लगे होते हैं, रिसीवर और बोलने वाला, ठीक है। ये रडार पहले ध्वनि उत्पन्न करेगा और ये रिसीवर क्या कर लेगा, वापस भी कितनी दूर तक, यानी रास्ता देखने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज रोंटजन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, रोंटजन, ठीक है। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, नाभिक, तो रदरफोर्ड के द्वारा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। शोर की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो शोर की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। शोर यानी ध्वनि प्रदूषण आपसे पूछ ले, ठीक है ना, साउंड पोल्यूशन जो है वो किस में मापा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। प्रदीप्ति में, प्रदीप्ति क्या है, ल्यूमिनस, ठीक है। हर्ट्ज में क्या मापी जाती है, तो हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है आपका प्रकाश, मापा जाता है, इसमें प्रकाश कितना फैलता है। मीटर में दूरी मापी जाती है, हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। दोबारा ये आ गया, डेसिबल में मापी जाती है। मनुष्य कान की रौ की आकृति का प्रास सुन सकता है, कितनी आवृत्ति का सुन सकता है, तो 20 से 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। ध्वनि खालिस्तान के माध्यम से संचारित नहीं हो सकती, ठीक है ना। सुनने का मतलब है निर्वात के माध्यम से, निर्वात का मतलब है जहाँ पर कुछ नहीं है, जल वल कुछ भी नहीं है, ना गैस है, ना वायु है, ना कोई भी और चीज़ है, तो उसे निर्वात कहा जाता है। यानी हमारे आसमान में कुछ समय बाद क्या आ जाता है, निर्वात आ जाता है, वैक्यूम बोलते हैं जिसे। प्लास्टिक में चल सकती है, लकड़ी में चल सकती है, पानी में भी चल सकती है। आयनकारी, ठीक है, विकिरण
जो प्रकृति से विद्युत चुंबक है वो कौन सा है? एक्सरे। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन रहेगा? ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन खत्म भी हो गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कस कर ही देता हूँ मैं। फोटोन एक मतलब एक स्थिर अवस्था होती है किसी भी द्रव्यमान रहित जो होता है ना उसकी, जैसे अल्फा और बीटा और इलेक्ट्रॉन रहित जो कण होते हैं। ठीक है, तो फोटोन इसके अंदर क्या है, अल्फा क्या है, ठीक है, और बीटा क्या है। तो ये किरणें है ना, ये किरणें जो है वो कौन सी किरणें हैं? विद्युत चुम्बक से तो कौन सी किरणें है ये? फोटोन वगैरह, बीटा हो गई, अल्फा हो गई। तो इसमें से एक्सरे किरणें वो क्या है? विद्युत चुम्बकीय आयन किरणें हैं। ठीक है ना, कौन सी है? एक्सरे। तो ये यहाँ से आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है ना, पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी आप करके बता सकते हैं, हमें सुझाव भी दे सकते हैं किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, या आप हमें ये भी बता सकते हैं भी ये तरीका अच्छा नहीं है सर, दूसरा तरीका हो। कोई भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और आप पढ़ते रहिए, पेपर जल्दी से होने वाले हैं। तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। भगवान आपका जल्दी से जल्दी भला करे और आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं अगले सेशन में।